नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम इतिहास में वैदिक काल से सिंधु घाटी सभ्यता तक के जानकारी में खगोल एवं ज्योतिषी विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे कि वे सिंधु सभ्यता काल और वैदिक काल में खगोल संबंधी और ज्योतिषी विज्ञान के बारे में कितनी जानकारी थी, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अपनी निरीक्षण शक्ति के बल पर प्राचीन भारतीय अन्वेषकों ने अंतरिक्ष, तारे, ब्रह्मांड आदि के विषय में ज्ञान प्राप्त किया। अन्वेषकों ने यानी खोज करने वाले प्राचीन भारतीयों ने अपनी निरीक्षण शक्ति यानी खोज करने की शक्ति से अंतरिक्ष, तारे, ब्रह्मांड आदि के विषय में ज्ञान प्राप्त किया और संबंधित ग्रंथों की रचना की। उनसे जो संबंधित जो ग्रंथ हैं उनकी भी रचना की। भारतीय पंचांग प्रणाली में से प्रकट होते हैं। पंचांग जो बनाया भारतीय प्रणाली से प्रकट होता है कि पृथ्वी का आकार और ब्रह्मांड, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ग्रह, उपग्रह, तारों की गति, 27 नक्षत्र आदि के बारे में जानकारी व गणना वर्तमान प्रगत विज्ञान के युग में भी सटीक है। यानी अभी उस समय जो जानकारी जो प्राप्त हुई उसको बिल्कुल सत्य रूप से माना जाता है, सटीक है जो है। जब विश्व को पृथ्वी के आकार के बारे में जानकारी नहीं थी, पूरे संसार को पता नहीं था वे पृथ्वी आकार कैसा है, जानकारी नहीं थी, तब आर्यभट्ट ने पृथ्वी के भ्रमण के सिद्धांत प्रतिपादित किया। यानी पृथ्वी के भ्रमण का सिद्धांत आर्यभट्ट ने प्रतिपादित किया था। ये याद रखें कि पृथ्वी के भ्रमण का सिद्धांत प्रतिपादित कौन था या किसने किया, तो आर्यभट्ट ने किया। तारों में ग्रहों की गति के सूक्ष्म ज्ञान का वर्णन, यानी तारे उनके ज्ञान के सूक्ष्म जो वर्णन है वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों में है। कहने का मतलब है तारों के बारे में जानकारी जो है उसका सूक्ष्म जो ज्ञान है उनका वर्णन जो है वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में है। तो यहाँ पे प्रश्न बनता है छोटा कि तारों में ग्रहों की गति के सूक्ष्म ज्ञान का वर्णन किस में मिलता है, तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। प्राचीन ज्योतिषविदों द्वारा प्रतिपादित चंद्र का पृथ्वी के चारों ओर घूमना और पृथ्वी का अपने अक्ष पर भ्रमण देखकर 12 राशियां, 27 नक्षत्र, 30 दिन का चंद्र मास, 12 मास का वर्ष चंद्र और सौर वर्ष में समन्वय हेतु 30, यानी इसे संपूर्ण जो जानकारी है 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र है, 23 दिन का चंद्रमास होना, 12 मास का वर्ष होना, चंद्र व सौर वर्ष में समन्वय तो 30 वर्ग का, तो ये जानकारी सारी किस में मिलती है, जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें सारे ज्योतिषविदों के आधार पर प्रतिपादित किए संपूर्ण जानकारी उनसे प्राप्त होती है। इसके अलावा पुरुषोत्तम मास या दिमाग अधिक मास कहते हैं द्वारा समाज आदि सिद्धांत का भी आज यथावत आदिमास कहते हैं। कहने का मतलब है कि कभी कहते हैं कि मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं ना कि भाई आज 1 कम 2 है, दूज 2 है, कभी कहते 13 2 है, कभी कहते 13 14 साथ में हो गई, चतुर्थी त्रयोदशी साथ में हो गई, ऐसे। तो ये जो मास होते हैं उनको अधिक मास के नाम से जाना जाता है। कभी कहते हैं ना ये सावन 2 है, ज्येष्ठ मास 2 है, भाद्रपद 2 है, तो ये अधिक मास होता है। यह जानकारी पहले से थी और सटीक रूप से अभी भी चल रही है। आज भी यथावत चल, पहले भी था और आज भी चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसके बारे में जो जानकारी है वो अभी हुई है, बल्कि पहले से ये जानकारी चलती थी। अब आगे टॉपिक है भौतिक विज्ञान में रसायन विज्ञान, यानी कि उस समय भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के बारे में कितनी जानकारी थी। तो कणाद ऋषि वैश्विक दर्शन के रचयिता एवं अणु सिद्धांत के प्रवर्तक थे। कहने का मतलब ये इसके बारे में जानकारी प्रदान देने वाले कणाद ऋषि
वैशेषिक दर्शन के रचयिता और अणु सिद्धांत। अब इसका ये प्रश्न आता है यहाँ पे, बस ध्यान देना। प्रश्न ये आता है कि अणु सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका आंसर है महर्षि कणाद। तो यहाँ पर अच्छी तरह से ध्यान देना। प्रश्न ये कई बार बोर्ड के अंदर, बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न आया भी है, और कई कंप्यूटर में के अंदर भी ये जो कांस्टेबल वगैरह के जो प्रश्न पूछे जाते उसमें है। और यहाँ पर देखो ये चित्र दे रखा है जिसमें बताया है जो आपके इम्पोर्टेंट है, इसका भी प्रश्न काफी पूछते हैं। ये लोहा स्तंभ है, मेहरौली का लोहा स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा ये इसे बनाया गया था। मेहरौली का जो दिल्ली के अंदर स्थित लोहा स्तंभ आज भी वैसा का वैसा जब उस समय बनाया गया था वैसा का वैसा आज उसकी चमक बरकरार है। तो ये इसका मतलब ये है कि उनको उसमें प्राचीन जो भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के बारे में काफ़ी सटीक जानकारी थी। तो यहाँ पे अणु सिद्धांत का जो प्रवर्तक थे वो थे कणाद। उसके बारे में आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। इनसे हमें प्राचीन भारत के भौतिक विज्ञान की प्रगति की जानकारी मिलती है। कणाद ने पदार्थ, उसके संगठक तत्व, गुण का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया। अणु के संयोजन के विशुद्ध धारणा भी कणाद ने दी। पदार्थ, कार्य, शक्ति, गति व वेग आदि विषय भौतिक सिद्धांत प्राचीन ऋषियों व विद्वानों ने दिए। यूरोप में 14वीं शताब्दी में भौतिक जो अणु सिद्धांत 14वीं शताब्दी में भौतिक जो सिद्धांत प्रस्तुत किए थे 5वीं शताब्दी के प्रस्तुतपाद के पदार्थ धर्म संग्रह व योम शिवाचार्य के योममती ग्रंथों में उपलब्ध है। प्राचीन काल में भारतीयों को रासायनिक मिश्रण का विज्ञान था। कहने का मतलब कि भौतिक सिद्धांत के बारे में ऋषियों को भी काफ़ी जानकारी थी, जो विश्व के कई देशों के अंदर उनकी ख्याति है जो फैली हुई थी। इसके साथ साथ में यह भी कहा जाता है कि भाई प्राचीन काल में भारतीयों को रासायनिक जो मिश्रण कैसे होता है उसके बारे में ज्ञान था। इसका उदाहरण मेहरौली दिल्ली का लोहा स्तंभ है जिस पर आज तक जंग नहीं लगा है। यानी जंग यानी मारवाड़ी भाषा में कहें जो काठ लोहा पे लगता है ना जंग, तो वो आज भी इसकी चमक ऐसी बरकरार है जैसा उस समय बना था वैसा का वैसा अभी भी है आज तक। अभी तो उससे किसी भी प्रकार का कोई जंग नहीं लगा। इतना मतलब अच्छा है। जो रासायनिक जो मिश्रण होता है उनके बारे में भारतीयों को अच्छी जानकारी थी। समाज से दूर वन में रहकर केवल ज्ञान की उपासना, ये यहाँ पे जो पुस्तक आया तो उस समय देखना, और कुछ नहीं है। ये जो ऊपर जो दे रखा है ना ये, इसमें क्या है जो कौन कौन से मतलब वेद है, उनके उपवेद कौन से हैं उनके बारे में यहाँ पे सारणी बनाई हुई है। जैसे यहाँ पे जैसे ऋग्वेद के उपवेद दे रखे हैं, और ये यजुर्वेद के हैं, ये यजुर्वेद शुक्ल के हैं, ये सामवेद के हैं, ये अथर्ववेद के, ये सारे के सारे इनके क्या है उपवेद हैं, उसकी ये सारणी है। जब किताब के अंदर आए तो देखना। वैसे ये वीडियो के अंदर आया है, इसकी मैं एक स्क्रीनशॉट बना करके और इसकी पीडीएफ बना करके मैं आपको इस वीडियो के साथ अलग भेज दूंगा। और आगे हम देखते हैं इसमें जो ये है। तो उस समय क्या है तपस्वी लोगों में बहुत बड़ा वर्ग प्राचीन भारत में अध्ययन अध्यापन करता था। कहने का मतलब प्राचीन भारत में विदेशी लोग भी आते थे, तपस्वी लोग भी रहते थे, और बहुत बड़ा एक वर्ग समुदाय था जो प्राचीन भारत में अध्ययन और अध्यापन भी करता, अध्ययन भी करते थे, अध्यापन भी करता था, यानी पढ़ाते थे। उनके आश्रम मानव का मार्गदर्शन करने वाली प्रयोगशालाएं भी थी। कई प्रयोगशालाएं थी जिसमें प्रयोग करके उनको अच्छी तरह से जानकारी प्रदान की जाती थी। भारतीयों की भौतिक प्रगति के मूल में आध्यात्मिक प्रेरणा थी। भारत के प्राचीन विद्यापीठ संस्कार के अनेक देशों के छात्रों से भरे रहते थे। सभी देश भारत को गुरु मानते थे। सभी देश यानी विश्व के और भी जो देश थे वो भारत को क्या मानते थे? गुरु। इसलिए उनको जगत गुरु के नाम से भी पुकारा जाता था। इसलिए मनु ने बड़े आत्मविश्वास से घोषणा की कि इस देश में जन्मे ज्येष्ठ जनों के पास अपने चरित्र निर्माण की शिक्षा लेने तो संसार के मानव आए। कहने का मतलब है संसार के जो अन्य
मनुष्य अन्य देशों में जो मनुष्य तो वो यहाँ पे चरित्र निर्माण करने के लिए और शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो हमारे देश के अंदर आए थे और शिक्षाएं हासिल की थी। सारांश के रूप में कह सकते हैं कि भारत अति वैभवशाली रहा। यहाँ आज का ये निष्कर्ष है जो इसमें बताई जाए मुख्य मुख्य बातें, तब हम इतना अध्ययन किया तब पता हम बता सकते हैं कि भाई भारत का जो अतीत है यानी बीता हुआ जो समय बहुत ही वैभवशाली था। पृथ्वी पर रोम, यूनान, मिस्र, सुमेरिया आदि संस्कृतियाँ उदित हुई और अस्त भी हो गई, लेकिन भारतीय संस्कृति अनवरत रही। भारतीय संस्कृति ने केवल भारतीय ही नहीं अपितु विश्व के अनेक मानव समाजों को प्रभावित किया है। भारत देश आकार में विस्तृत, परंपरा से समृद्ध, प्राचीन विपुल साहित्य से भरपूर, सतत इतिहास में अनंत संस्कृति से परिपूर्ण, अनेक संघर्षों का मुकाबला करते हुए भारतीय संस्कृति अस्तित्व में रही। भारतीय धर्म, समाज एवं संस्कृति वे इतिहास प्राचीन काल से अत्यंत गौरवपूर्ण एवं समृद्ध रही है। यानी हर प्रकार से साहित्य रचनाओं में सभ्यता से, संस्कृति से, समाज से, परंपराओं से, हर प्रकार के कार्य प्रणाली से, मतलब कि विश्व के अन्य देशों से भारत आगे रहा और अपनी गौरवपूर्ण स्थिति को समृद्ध बनाए रखा। अनेक विदेशी आक्रमणकारियों ने भारतीय संस्कृति व धर्म को बहुत आघात पहुंचा। कई विदेशी ताकतें आई जो भारत के ऊपर आक्रमण करते हैं, उनको किसी कई प्रकार से उनको आघात पहुंचाया, लेकिन हमारी संस्कृति का स्वरूप इन आक्रमणों के बाद भी अक्षुण्ण बना रहा है। यानी विदेशी आए, उन्होंने आक्रमण किया, लेकिन फिर भी भारतीयों ने अपना अक्षुण्ण बनाए रखा है। यानी अपनी जो है मजबूती, अपने स्तर, अपना स्तंभ जमाए रखा। भारत भूमि वीर भूमि रही है, जहाँ वीर महापुरुषों ने अपने प्राणों की अपेक्षा अपनी स्वतंत्रता एवं सम्मान को अधिक महत्व दिया। यहाँ के महापुरुषों, जननायक, समाज सुधारकों ने भारतीयों एक नया रास्ता दिखाया। वैदिक साहित्य से हमें जानकारी मिलती है, लोगों में भारत माता, भारतवर्ष या भारतखंड के प्रति सम्मान, यानी भारतीयों ये जानकारी मिली कि हमारा देश भारत माता और भारतवर्ष एवं भारतखंड के प्रति सम्मान की भावना, भक्ति की भावना थी। यानी लोगों के मन में अपने देश के प्रति उनकी भक्ति थी, सम्मान था और भक्ति की भावना थी। ये हमारी राष्ट्रीयता का प्रतीक है। प्राचीन काल से ही भारत में राष्ट्रवाद के विकास के विभिन्न सोपान रहे हैं। भारत में राष्ट्रवाद की अवधारणा वैदिक काल से चली आ रही। तो यहाँ पे वैसे राष्ट्रवाद का जब शब्द आता है तो मेरे को बात याद, राष्ट्रवाद का मतलब एक ऐसी विचारधारा जो अपने कोई ऐसा भारतीय नागरिक या नागरिक या व्यक्ति जो अपने राष्ट्र के बारे में सोचे, राष्ट्र की उन्नति के बारे में सोचे, राष्ट्र की तरक्की के बारे में सोचे, इस प्रकार की जो भावना होती है हम उसे कहते हैं राष्ट्रवाद। तो बच्चों यहाँ पे इस प्रश्न का ध्यान दें कि राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है। तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि एक ऐसे भारतीय नागरिक या कोई देश का नागरिक या व्यक्ति जो अपने देश के प्रति भावना व्यक्त करता है, अच्छा विचार करता है, उसकी भक्ति भावना जागृत करता है, तो ऐसे विचार रखने वाली जो भावनाएं होती हैं हम उससे कहते हैं राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद की अवधारणा वैदिक काल से चली आ रही। कहने का मतलब है राष्ट्रवाद की जो भावना है यह अभी से नहीं बल्कि वैदिक काल से चली आ रही है। भारत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा विशेष महत्व रहा। प्राचीन काल में बृहत्तर भारत का उल्लेख मिलता है या जिसके अंतर्गत भारत का सांस्कृतिक साम्राज्य संपूर्ण मध्य एशिया में व्याप्त था। भारतीय संस्कृति ने अनेक विविध उपासना पद्धति का सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया। तो बच्चों ये जो है आज हमने ये पार्ट कंप्लीट किया है, प्रथम लेसन, जो शायद आप लोगों ने जिन्होंने वीडियो सभी अध्ययन किए हैं, काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने इसका क्वेश्चन आंसर का कॉपी के अंदर अच्छे नोट भी बनाए। काफ़ी बच्चों का रेस्पॉन्स मेरे पास आता है, जो अब मैं आशा करता हूँ एक बार तो कंप्लीट हो गए। इनके थोड़ा अध्ययन बिंदु का भी हम अध्ययन करते हैं जो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं अध्ययन बिंदु, क्योंकि अध्ययन बिंदु में जो हम जितना पाठ पढ़ते हैं उसके सारांश वापस सारा का सारा आ जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें काफ़ी छोटे छोटे प्रश्न क्लियर होते हैं। तो पहला है, प्राचीन काल में
भारतीय संस्कृति का विश्व में प्रचार थे। पूरे विश्व के अंदर प्राचीन काल में भारतीय जो संस्कृति थी पूरे विश्व के अंदर उसका प्रसार था। इतिहास में मानव का संपूर्ण अतीत समाहित होता है कि इतिहास में मानव का संपूर्ण एक मनुष्य का प्राचीन जो जानकारी होती है उसका अतीत जो होता है वो सारा उसमें समाहित होता है, जिसमें हमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। कर्नल अलकाट के अनुसार मानव संस्कृति का उद्गम स्थल भारत में, यानी मानव की जो संस्कृति है उसका जो उद्भव हुआ है या उद्गम हुआ है, उत्पन्नता हुई है, उसका स्थान कौन सा है? भारत। बहुत महत्वपूर्ण है। इसका कथन आता है, कथन ऐसे पूछते हैं कि भाई मानव संस्कृति का उद्गम स्थल भारत ही है, किसके अनुसार? तो इसका आंसर बनता है कर्नल अलकाट के अनुसार। और ये प्रश्न काफ़ी बार बोर्ड के एग्जाम में भी आया हुआ है, तो आप इसका अच्छी तरह से ध्यान रखें। आगे है, विविधता में एकता भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। विविधता में एकता वो भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। पुरातात्विक साक्ष्य प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के प्रमाणिक साधन है। पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं यानी स्रोत हैं, जिस समय भारतीय इतिहास की जानकारी हमें उनसे प्राप्त होती है। कौटिल्य, कलहण एवं बाणभट्ट ने भारतीय इतिहास लेखन, यानी कौटिल्य, कलहण है, बाणभट्ट है, ये भारतीय इतिहास के लेखन कला में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। परंपरा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला है वैदिक साहित्य विश्व का प्राचीनतम साहित्य। वैदिक साहित्य, यह भी अच्छा प्रश्न बनता है। वैदिक साहित्य जो विश्व का प्राचीनतम साहित्य, विश्व का प्राचीनतम साहित्य क्या है? वेद, अर्थात वैदिक। बौद्ध एवं जैन ग्रंथ भारतीय इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी बौद्ध है, जैन ग्रंथ है जो भारतीय इतिहास अपनी जानकारी में योगदान देते हैं, मुख्य स्रोत माना गया है। भारत में उत्तर पूर्व पाषाण काल के कई प्रमाण उपलब्ध हैं। व्यवस्थित नगर नियोजन सिंधु सरस्वती सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। सिंधु सरस्वती सभ्यता का विस्तार भारत सहित वर्तमान पाकिस्तान में अफगानिस्तान था। यानी सिंधु सरस्वती सभ्यता का जो विस्तार है भारत सहित जो वर्तमान अफगानिस्तान, यानी इसका जो विस्तार था इस सभ्यता का भारत में था ही, लेकिन वर्तमान में इसका जो विस्तार था वो कहाँ था? पाकिस्तान और अफगानिस्तान में था। आगे है, सरस्वती नदी वैदिक आर्यों के जीवन की प्रमुख आधार थी। सरस्वती नदी जो वैदिक आर्यों के जीवन का प्रमुख आधार थी, लोग सरस्वती नदी का बहुत सदुपयोग करते थे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण उनके लिए साबित हुई, जो उनकी उन्नति के लिए, तरक्की के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई, इसलिए इसका मुख्य आधार माना जीवन का। सिंधु सरस्वती वासी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला से भी परिचित है। सिंधु सरस्वती वासी मुहर निर्माण कला में भी पारंगत थे। प्राचीन काल में कई भारतीय नाविकों ने समुद्री मार्ग से विदेशी यात्राएं की एवं भारतीय संस्कृति का विश्व में प्रसार किया। प्राचीन काल में कई नाविक ऐसे थे जो समुद्री मार्ग, नावों के द्वारा समुद्री मार्ग के द्वारा उन्होंने यात्राएं की और विदेशों के अंदर पूरे अपना प्रचार प्रसार किया। समुद्र पार भारतीय प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता था। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे ये प्रश्न पहले आ चुका है। समुद्र पार जो भारतीय जो प्रदेश थे उन्हें क्या कहा जाता था? द्वीपांतर। प्रश्न आता है द्वीपांतर से क्या समझते हैं? तो द्वीपांतर वो चीज होती है जो समुद्र पार जो भारतीय जो प्रदेश थे उन प्रदेशों को द्वीपांतर के नाम से जाना जाता था। बहुत महत्वपूर्ण है। नवपाषाण युग में मानव पत्थर के उपकरणों की सहायता से पशुपालन में कृषि कार्य करने लगे थे। उनके साथ साथ में एक प्रश्न यहाँ पे बनता है, मिश्रित कृषि से आप क्या समझते हैं? कि कृषि कार्य के साथ पशुपालन का जो कार्य किया जाता है उसे हम मिश्रित कृषि के रूप से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता के अधिकांश स्थल सरस्वती नदी घाटी क्षेत्र में स्थित हैं, इसलिए उसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा जाता है। प्रश्न आ जाता है सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है? सिंधु सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो अधिकांश जो भाग हैं वो सरस्वती नदी घाटी के किनारे स्थित होने के कारण, उसके क्षेत्र में होने के कारण इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल में सभा व समिति नाम की दो महत्वपूर्ण संस्थाएं शासन संचालन में महत्वपूर्ण योगदान करती थी। ऋग्वैदिक काल में ये दो संस्थाएं होती थी जिसे सभा और समिति के नाम से जाना जाता था, जो उनमें शासन चलाने के लिए महत्वपूर्ण अपना योगदान देती थी। प्राचीन भारत में विज्ञान के क्षेत्र में ज्योतिष, खगोल, गणित, चिकित्सा, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान के भी काफी ज्ञान समझ है। प्राचीन भारत में विज्ञान के बारे में, ज्योतिष ज्ञान के बारे में,
खगोल के बारे में, गणित के बारे में, चिकित्सा, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, संपूर्ण ज्ञान काफ़ी समृद्ध था। दशमलव प्रणाली व शून्य का आविष्कार भारत में ही हुआ। बहुत अच्छा प्रश्न है, जीके का यहाँ पे प्रश्न बनता है, जो कंपटीशन के अंदर भी पूछा जाता है कि दशमलव प्रणाली और शून्य का जो आविष्कार है विश्व में किस देश में हुआ, तो बच्चों भारत में हुआ। बहुत महत्वपूर्ण है। उपनिषद साहित्य भारतीय दर्शन साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ। उपनिषद साहित्य और भारतीय दर्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसी के साथ बच्चों आज आपका ये फर्स्ट लेसन इज द कंप्लीट, और इसके अंदर जो क्वेश्चन मोस्ट बनते हैं उस प्रश्न को आप बनाएं और तैयार करें। आगे हम जो है नेक्स्ट लेसन लेंगे। धन्यवाद।